माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक थे ही, अब पॉलिटिकल अशराफिया भी इमरान खान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने 14 दिन में कौमी असम्बली इजलास का आइनी तकाजा पूरा नहीं किया, इसलिए इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का जो किरदार है इस सारे मामले पर हुकूमत ने भी एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार अपोजिशन के साथ ना खड़ी हो, और ये छोटा एतराज़ नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि पुराने वक्तों में किसी हाकिम ने एक बड़ी गुजरगाह के बीचों बीच एक चट्टानी पत्थर ऐसे रखवा दिया कि जिसके बाद गुजरगाह बंद होकर रह गई, और बादशाह ने अपने एक पहरेदार को नज़दीक ही एक दरख्त के पीछे छुपा कर बिठा दिया ताकि वो आते जाते लोगों के रद्द अमल को सुने और उसे आगाह कर दे। अच्छा, इत्तेफाक से जिस पहले शख्स का वहाँ से गुजर हुआ वो शहर का एक मशहूर ताजिर था, जिसने बहुत ही नफरत और हकारत से सड़क के बीचों बीच रखी उस चट्टान को देखा, और ये जाने बगैर कि ये चट्टान तो हाकिम वक्त ने ही रखवाई थी, उसने हर उस शख्स को बेहिसाब बातें सुनाई जो उस हरकत का जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल हो सकता था। अच्छा, उस ताजिर ने चट्टान के इर्द गिर्द 1-2 चक्कर लगाए और चीखते हुए कहा कि वो अभी जाकर आला हुकाम से इस हरकत की शिकायत करेगा, और जो कोई भी इस हरकत का जिम्मेदार होगा उसे सजा दिलवाए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। अच्छा, इसके बाद उसी रास्ते से तामीराती काम करने वाले एक ठेकेदार का गुजर हुआ। उसका रद्द अमल भी उससे पहले गुजरने वाले ताजिर से मुख्तलिफ तो नहीं था, मगर उसकी बातों में वैसी शिद्दत और घनगरज नहीं थी जैसी पहले वाला ताजिर दिखा कर गया था। अच्छा, इसके बाद वहाँ से 3 ऐसे दोस्तों का गुजर हुआ जो अभी तक कह लें कि ज़िंदगी में अपनी ज़ाती पहचान नहीं बना पाए थे, काम काज की तलाश में निकले हुए थे। उन्होंने चट्टान के पास रुक कर सड़क के बीचों बीच ऐसी हरकत करने वाले को जाहिल, बेहुदा, घटिया इंसान से तशबीह दी, कह के लगाते और हंसते हुए अपने घरों को चल दिए। अब इस तरह मुख्तलिफ लोग वहाँ से गुजरते रहे, पत्थर को, हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहे। इस चट्टान को सड़क पर रखे 2 दिन गुजर गए। वहाँ से एक खुदा तरस और गरीब किसान का गुजर हुआ जिसने कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन जो बात उसके दिल में आई वो सिर्फ वहाँ से गुजरने वालों की तकलीफ़ का एहसास था। वो ये चाहता था कि किसी तरह से ये पत्थर वहाँ से हटा दिया जाए। उसने वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को दूसरे लोगों की मुश्किलात से आगाह किया और उन्हें जमा होकर वहाँ से पत्थर हटवाने के लिए मदद की दरख्वास्त की। बहुत से लोगों ने मिलकर जोर लगाया और चट्टान नुमा पत्थर वहाँ से हटा दिया। अच्छा, जैसे ही ये चट्टान वहाँ से हटी तो नीचे से एक छोटा सा गड़ा खोद कर उसमें रखी हुई एक संदूकची उन्हें नज़र आई, जिसे किसान ने खोल कर देखा तो उसमें सोने का एक टुकड़ा और ख़त रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि हाकिम वक्त की तरफ से इस चट्टान को सड़क के दरमियान से हटाने वाले शख्स के नाम, जिसकी मुस्बत और अमली सोच ने मसाइल पर शिकायत करने के बजाय उसका हल निकालना ज़्यादा बेहतर जाना। अब इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? ये कि किसी भी मामले में किसी दूसरे को कसूरवार ठहराने के बजाय हमें ख़ुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम उन मसाइल से ख़ुद निमट सकें। दूसरों पर मदद के लिए निगाह रखने से मसाइल कभी हल नहीं हुआ करते। ठीक इसी तरह इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन रहा, जिसको किसी ने हल करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, लेकिन हर हुकूमत ने अपने मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, रहबरों ने एक दूसरे पर करप्शन मुकदमात भी बनाए, लेकिन किसी ने इस करप्ट निज़ाम को ठीक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब करप्शन के खात्मे की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने अपने कंधों पर उठाना चाहिए तो तमाम करप्ट अनासिर ने एका करके उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक थे ही, अब पॉलिटिकल अशराफिया भी इमरान खान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। हुकूमत का ख्याल ये कि जो अपोजिशन NRO लेने के लिए हुकूमत पर दबाव डालती रही है, और जब अपोजिशन को यकीन हो गया कि वज़ीर आज़म किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म के दबाव में आने को तैयार नहीं है, तो उनकी हुकूमत को गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने इन जज्बात का इजहार किया कि जी अपोजिशन को NRO नहीं मिल रहा तो वो गवर्नमेंट गिराने की धमकियाँ देने लगी है। देखा जाए तो हुकूमत की बात में वज़न भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन की हुकूमत आने की सूरत में नैब को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि जी अपोजिशन ने हुकूमत को एहतसाब करने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को पैसे देकर ख़रीदा। बहरहाल ज़मीर फरोशी की ये वारदात पहली मरतबा तो देखने में नहीं आई है। सेनेट के इंतखाबात में भी बेतहाशा पैसा बहाया गया ताकि ज़मीरों को ख़रीदा जा सके। अब ऐसी सूरत हाल अदम एतमाद की तहरीक में भी देखने में मिल रही है, जहाँ तहरीक इंसाफ के चंद अरकान
अपनी जमात और हुकूमत से मुनहरिफ हो गए हैं। अचानक से उनका ज़मीर जाग गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने इन मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको वापसी का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब हुकूमत ने इन ज़मीर फ़रोशों को अदालत में घसीटने का फ़ैसला किया और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर दिया, जिससे ये लोटे ज़मीर अवाम के बाद अब अदालत में भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत ने 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर किया? इन सवालात का जवाब फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। जी, सुना आपने फवाद चौधरी को, वो कह रहे हैं कि जी हमें पहले दिन से ही इस बात का अंदाज़ा था कि हुकूमत के खिलाफ साजिशें होंगी। यानी फवाद चौधरी का इशारा इस तरफ था कि अब ये सब पर वाज़ेह हो गया कि हुकूमत के खिलाफ कौन और किस तरह की साजिश कर रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की वजूहात बता रहे हैं कि जी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के तहत ये सवालात उठाए हैं कि पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फ़रोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत लोटा क्रेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तानी आइन के तहत वोट फ़रोख्त करने की इजाज़त है या नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट से सादा से सवालात पूछे हैं। अब हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात के जवाब पूछे गए। हुकूमत ने सवाल उठाए कि जी आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है। रेफरेंस में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या फिर नहीं होगा। हुकूमत ने पूछा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं, और ये कि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे अरकान जो ऐसे अरकान हैं वो ताहयात नाअहल होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, रेफरेंस में मजीद ये कहा गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। अब रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। लार्जर बेंच इस रेफरेंस की समाअत 24 मार्च को करेगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आईनी तकाज़ों को पूरा ना करने का कोई इरादा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे। सदारती रेफरेंस की वजह से असम्बली कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। वोट शुमार होने पर रेफरेंस में सवाल उठाया है, वोट डालने के बाद क्या होगा, ये असल सवाल रेफरेंस में पूछा गया है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने यह कहा है कि जिस सियासी जमातों के वकला ने जो रेफरेंस है वो पढ़कर तैयारी करें और सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। पर सियासी जंग अदालत में भी लड़ी जा रही है, लेकिन सईद गनी साहब वो ये फरमा रहे हैं कि जी हुकूमत अदम एतमाद से बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। ज़रा चलाइएगा सईद गनी का क्लिप। जी, सुना आपने सईद गनी को, कह रहे हैं कि जिस अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको जमा करवाए हुए 14 रोज़ गुजर गए हैं। आइन की रूह से स्पीकर को 14 दिन के अंदर अंदर अदम एतमाद के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था, लेकिन हुकूमत ने यह इजलास OIC का बहाना बनाकर 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया, जिस पर अपोजिशन शदीद अंदाज में मुज़ाहमत कर रही है। अच्छा, अपोजिशन स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवालत उठा रही है। सईद गनी कहते हैं कि स्पीकर ने 14 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी की और अब उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातों को जलसों से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब भी अदालत में पहुंचे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने एतराज़ उठाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बर वक्त इजलास क्यों नहीं बुलाया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरा अख्तियार से बाहर है, अगर स्पीकर पर कोई एतराज़ हो तो उसको पार्लियामेंट में उठाएं, स्पीकर भी आइन का हिस्सा है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि हुकूमत पुरअमन अंदाज में एहतजाज करेगी। अच्छा नाज़रीन, गौरतलब बात यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपोजिशन और हुकूमत के जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट बार के इस इकदाम को तज्जियाकार कतई तौर पर न्यूट्रल ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि इस किरदार को मशकूक करार दे रहे हैं। और देखा जाए तो पटिशन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम ख़त्म कर, लेकिन यहाँ स्पीकर की रूलिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिससे शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी मखसूस तबके की हिमायत क्यों कर रही है। शहबाज गिल इस हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शहबाज गिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले भी ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर तज्जियाकारों ने इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से तज्जियाकार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर उंगलियां उठा रहे हैं और ये शिकवा शहबाज गिल भी कर रहे थे। शहबाज गिल कहते हैं कि जी एहसन उनको शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना जेब नहीं देता, ऐसा करने से उनकी जानिबदारी पर सवाल तो उठेंगे। अच्छा, सवाल बिलावल और शहबाज साहब भी उठा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब सुनिएगा।
सुना आपने बिलावल और शहबाज शरीफ को। बिलावल कहते हैं कि हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद और इलेक्शन से भाग रही है कि आइन तोड़ना चाह रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला किया, दहशत फैलाने की कोशिश की। अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस के आम पजीर हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की है। स्पीकर ने 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी की जो आइन से इनहराफ है। स्पीकर को थी कि वक्त पर इजलास नहीं बुलाया, 21 की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, हुकूमत को बदनीयत करार दे रहे हैं, जरा सुनिएगा जी। सुना आपने राना साहब को। अपोजिशन का ख्याल ये कि जी आज के दिन हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत जानबूझकर ज्यादा वक्त लगा रही है। और अपोजिशन हुकूमत की ताखीरी हरबे के पीछे ये वजह बताती कि क्योंकि एम्पायर न्यूट्रल हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत को शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है। और आज साहिबा ने भी एम्पायर को न्यूट्रल करार देते हुए कहा कि हुकूमत के हाथों से गेम निकल चुकी है। जरा सुनिएगा मरियम को जी। सुना आपने मरियम को, कह रही है कि जी आजकल लफ्ज़ न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है और जब से गैर जानिबदारी की हवा चली है तो इस एक लफ्ज़ ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद और पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पर आ गिरी और सिर्फ न्यूट्रल लफ्ज़ से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया। एक सवाल के जवाब में मरियम ने कहा कि आपसे अपने 10 बंदे तो पूरे हो नहीं रहे और आप 10 लाख बंदे निकालने चले हैं। भाई अपने 10 बंदे पूरे कर लो तो आपको 10 लाख लोगों को लाने की मुशक्कत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपने नवाज शरीफ को कहा कि आपकी सियासत ख़त्म हो गई, अब देख लें कि किसकी सियासत ख़त्म हुई है। अच्छा, ऐसी सोच मौलाना साहब भी रखते हैं, जब चलाइएगा। सुना आपने मौलाना को। मौलाना हुकूमत को फितना करार दे रहे हैं और वह हुकूमत को नाअहल भी कह रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी से ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि वो आवाम को भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन करने की कोशिश करके अपोजिशन के प्रोपेगेंडे के असर को ख़त्म करना चाहते हैं। ज़रा चलाइएगा खान साहब का क्लिप जी। तो सुना आपने खान साहब को। वज़ीर-ए-आज़म साहब हर जगह हर जलसे में हुकूमती कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, अपोजिशन को मुखातिब करके चैलेंज कर रहे हैं कि वो इस मैदान में हुकूमत का मुकाबला करके दिखाए। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया वाली बात ने तो सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के दिल जीत लिए हैं। ये बात सच है कि इस मुश्किल तरीन काम का क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है और ये मानना पड़ेगा कि साहब मामले पर उन्होंने अपोजिशन की तरह सिर्फ बयानबाजी से मजम्मत से काम नहीं चलाया कि हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने अमली तौर पर आलिम इस्लाम के दिल पर पड़ा ये भारी पत्थर हटाकर बोझ हल्का कर दिया। लेकिन अपोजिशन ये बात तस्लीम नहीं करी और कैसे तस्लीम करेगी, क्योंकि अगर ये मान लिया तो फिर अदम एतमाद का नाटक कैसे चलेगा। लेकिन सच और हकीकत ये भी है कि ज़मीर फरोशों और हॉर्स ट्रेडिंग के जोर पर हुकूमतें गिराने का खेल अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने 14 दिन में कौमी असम्बली इजलास का आइनी तकाजा पूरा नहीं किया, इसलिए इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए था और 25 मार्च को इजलास बुलाकर स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और खोड़ो साहब, अपोजिशन का दावा यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में असम्बली का इजलास बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या हुकूमत जानबूझकर देर कर रही है? बिल्कुल देर कर रही है। असल में मसला क्या है? आइन में लिखा हुआ है 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। इजलास बुलाने की दरख्वास्त के साथ साथ नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी जमा करा दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहा गया है कि 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, 3 और 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जब चीज़ हो तो फिर स्पीकर को रिक्वेजिशन के 14 दिन इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए था। उसने तो ये आखिरी दिन है 14 दिन, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 3 दिन और 7 दिन के बीच का वक्फा दिया गया है तो फिर इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या उनको पता नहीं था कि OIC की मीटिंग होने वाली है 22 तारीख को और 23 तारीख को जब भी होने वाली है? क्या उनको पता नहीं था कि जी असेंबली में रिपेयर चल रहा है, सेनेट में रिपेयर चल रहा है, कन्वेंशन सेंटर उधर चला जाएगा?
क्या इस्लामाबाद में कोई और जगह नहीं थी? इजलास तो किसी पार्क में भी किया जा सकता है। स्पीकर की पूरी तरह से अथॉरिटी है कि वो किसी पार्क में भी इजलास बुला सकता है। क्यों नहीं बुलाया गया? 14 दिन का इंतजार करने का मतलब यही है कि इमरान खान उसको यूज कर रहा है, उसको मिस यूज कर रहा है। अगर 21 तारीख को बुलाया गया हुआ होता इजलास, तो आज तो हम बैठे होते ना इजलास में। तो किधर है इजलास? स्पीकर के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दिन का इजलास का ऐलान करके और फिर उसको एडजर्न कर दे बगैर इजलास मीट किए। इजलास आता, मेंबरान आते, ये सब कुछ होता, वो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इजलास बुलाया ही नहीं गया। और 25 दिन पे 25 तारीख को इजलास बुलाना टोटली कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा खोड़ा साहब, एक सवाल है मेरा। इजलास चलें जी, आपकी बात को चलें बजा मान लिया जाए कि जी लेट बुलाया, क्यों बुलाया, चलें आप जो फरमा रहे हैं अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि बिल्कुल ठीक है, तो अगर लेट भी बुलाया जाएगा तो अगर एक स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती, एग्जाम थोड़ा लेट भी हो जाए तो वो तो उतने नंबर लेता है ना। आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों को अगर यकीन है, तो अगर डिले भी कर रही है हुकूमत किसी भी वजह से, तो आप लोगों को तो इस बात पर बड़ा एतमाद होना चाहिए कि आप मुकम्मल तैयारी से जा रहे हैं। 10 दिन डिले हो जाए, 20 दिन डिले हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? या बाकी फर्क पड़ेगा डिले होने से? मैं गुजारिश करूं, एक मिनट, एक सेकंड, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो हुकूमत में बैठा हुआ है, और हुकूमत वालों ने इजलास को मुअख्खर करने की कोशिश की है, डिले करने की कोशिश की है। हम एतमाद में हो या ना हो, आइन की बात हो रही है कि आइन में कब इजलास बुलाया जाना चाहिए था। क्यों स्पीकर साहब ने 14 दिन का इंतजार किया? वो तो 12 तारीख को भी बुला सकता था, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 18 तारीख तक भी बुला सकता था। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इमरान ने उसको मिसयूज किया। इमरान खान ने यही कहा कि जी स्पीकर को चले बलि चढ़ा दो, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर दी। बात कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की है, ये नहीं है कि मेरे पास कितने वोटर हैं और उनके पास कितने वोटर हैं। जाहिर है उनके पास कम वोटर हैं, इसलिए उन्होंने इजलास को देर से बुलाने की कोशिश की कि शायद, देखे बात सुने, मेंबरान को कह रहा है वापस आ जाओ, मुझे आके, यानी उस वक्त का फायदा उठाना चाह रहे हैं। मैं क्यों कर रहा है ये? अभी तुम कह रहे हो कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं कि जी डिस्क्वालिफिकेशन का, और फिर ये तो वही हुआ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। ये तो वही बात है कि भाई एक तरफ से तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में तुमने रेफरेंस डाल दिया, दूसरी तरफ से उसको कह रहे हो तुम वापस कर दो, मैं घर का बड़ा हूं, मैं बाप की हैसियत रखता हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अरे तुझे माफ करने की क्या बात है? तेरे में अदम एतमाद है, लोगों का अदम एतमाद हो गया, तेरे से मायूसी का इजहार हो रहा है। और मायूसी के इजहार के बाद ये तो वही रोना है। आओ मुझे बचा लो। हुकूमत का मानना ये भी कि सिंध हाउस में वो जो हुकूमत कह रही है खोड़ो साहब कि सिंध हाउस में इनके अराकीन को छुपाकर आप लोगों ने जमहूरियत की तौहीन की है, बोरियां भरकर पैसा इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पूछ रहे हैं कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? अच्छा, बोरियों की बात तो आप ना करें, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, बन रही थी, तब जहाज का जिक्र हो रहा था और ब्रीफ केस भरे हुए पैसों का जिक्र हो रहा था। जब हुकूमत बन रही थी तो ये इमरान खान उसमें पहले मुलविस है। इमरान खान की ATM मशीनें मशहूर हो गई, जहाज मशहूर हो गए, ब्रीफ केसेस मशहूर हो गए। फिर इमरान खान तो पहले इस जुर्म का मुर्तकब हुआ है। अब अपने मेंबरान को तुम चोर कह रहे हो, तुम गाली दे रहे हो, उधर से गाली दे रहे हो, उधर से उनको बुला रहे हो कि जी वापस आ जाओ, माफ कर दूंगा। ये होश खो बैठा है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। ये होश खो बैठा है, इसके हाथ से गेम निकल जा चुकी है। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पेश किया, मैं तो समझता हूं इसके वज़रात उज़्मा के अख्तियारात भी इसके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि कौम का और असेंबली का तुम्हारे पास, तुम पर एतमाद नहीं है। अब जब एतमाद नहीं है तो ऑलमोस्ट ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा खोड़ा साहब, ये तहरीक इंसाफ अपने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लाई है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत के हक में आर्टिकल 63A की तशरीह हो जाती है तो अदम एतमाद की तहरीक पर असर पड़ेगा? और जो ताहयात नहली है उसके डर से इनके जो अराकीन हैं फिर से वोट नहीं देंगे। मैं गुजारिश करूँ, होश के नाखून लें। आप देखें, आप होश के नाखून लें, आप होश के नाखून लें। मैंने अभी कोई जुर्म किया ही नहीं, मुझे पहले डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है? मैंने अभी वोट के लिए, मैं असेंबली आया ही नहीं, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है?
मीटिंग में ना आना या आना कोई जुर्म नहीं है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मीटिंग में मैं बीमार भी हो सकता हूं, मेरा कोई अजीज भी चला जा सकता है दुनिया फानी से, मीटिंग में ना आना तो कोई मसला नहीं है। मैंने अभी वोट किया ही नहीं है तो मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे? और फिर ये खुद क्यों कह रहा है कि वापस आ जाओ और मैं माफ कर दूंगा? अगर मैंने स्टेटमेंट दिया कि मैं जी इसके खिलाफ वोट दूंगा और मैं वापस चला जाता हूं तो फिर मेरे स्टेटमेंट का क्या गया? क्या हो रहा है? ये होश खो बैठा है, मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं है। खोड़े साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप कह रहे हैं कि जुर्म नहीं किया तो किस जुर्म की सजा में वोट किया, यानी किस की सजा में इनको, लेकिन वो जो मुनहरिफ अराकीन है जो इनहराफ कर बैठे हैं, जो कह रहे हैं जी हमारा ज़मीर अचानक से जाग उठा, हम ज़मीर के हाथों मजबूर हो गए हैं, हमने ज़मीर बेचा नहीं लेकिन हमारा ज़मीर हमसे ये तकाजा कर रहा है कि हम किसका साथ दें, तो वो तो सामने आ गए ना खुल के। देखिए 3-3.5 साल इसको लोगों ने बर्दाश्त किया, इसके खिलाफ बोलते रहे, इसकी कमजोरियों को जाहिर करते रहे, अवाम का साथ निभाते रहे, अवाम का साथ निभाते रहे। जो इनके अरकान थे अपनी असेंबली में वो चुपचाप चलते रहे, चुपचाप चलते रहे। कभी मुंह इधर फेर के निकल गए, कभी मुंह फेर के उधर निकल गए। बात तो तब है, फैसला कन बात कब आई जब रेजोल्यूशन पेश किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का। इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश नहीं किया गया था और उन्होंने मुनासिब समझा था कि चलो वक्त गुजार लेते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया उन्होंने सोचा अब फैसले का वक्त है। उनके ज़मीर ने उनको जगाया। अपने लोगों को गाली क्यों दे रहा है? क्यों कह रहा है कि वो पैसे से बिक गए हैं? ये कह रहे हैं अपने लोगों को क्यों गाली दे रहा है? अपनी पार्टी के लोगों को। खुद जब ले रहा था अपनी पार्टी में, अपनी हुकूमत में लोगों को शामिल कर रहा था, आज़ाद को शामिल कर रहा था या दूसरी पार्टियों को शामिल कर रहा था, उस वक़्त ख्याल नहीं आया था इसको। मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि तुमने भी वही हरकत की जो उसका तुम आज हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो खुद कह रहे हैं, अपने सिंध हाउस में नहीं है, सिंध हाउस में नहीं है, अपने अपने लॉजेस में, अपने अपने घरों में, और वो खुल के कह रहे हैं कि हमने अपने फैसला करना है, ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है। आप कौन होते हैं उनसे पूछने वाले? जब वो दे ना वोट, जब दें अपोजिशन के साथ खड़े हो तब भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वोट देने से कोई नहीं रोक सकता इन मेंबरान को, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इमरान खान साहब अपनी पार्टी की लीडर के तौर पे उनको रेफरेंस डाल के रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को। स्पीकर सिर्फ पोस्टमैन है, सिर्फ पोस्टमैन, और वो स्पीकर रेफरेंस भेजेगा आगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन 1 महीने में फैसला करेगी कि उन्होंने डिफेक्शन की है या नहीं की है। बात खत्म। वोट से कोई काउंट करने को रोक नहीं सकता। वोट मेरा हक है, मेंबर बनाऊं। अच्छा खोड़ो साहब, अच्छा आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, ऑपोजिशन पूरे एतमाद है कि जी अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी वजीर आजम के खिलाफ, लेकिन इन केस के अगर ऐसा नहीं होता, जरा सोचने के अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या होगा? फिर ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ को 5 साल पूरे करने देगी, इलेक्शन का इंतजार करेगी। मोहतरमा जी मोहतरमा, इस वक्त 14 दिन तक इजलास न बुलाना वाज़ेह सबूत है कि इसके पास मेजॉरिटी नहीं रही। नहीं तो ये ऐसा बंदा था कि जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया था 2 दिन के बाद इजलास बुला के और वोट करा देता। अगर इसके पास होता वो एतमाद, अगर इसके पास वो होती है मेजॉरिटी, तो देर ही नहीं करता। 14 दिन का, 14 दिन से भी ज्यादा ऊपर चला गया, 18 दिन। ये क्यों इंतजार कर रहा है? ये बात सीधी सी है कि उसके पास है, वो गेम निकल चुकी है। अब कह रहा है आ जाओ मुझे बचा लो, आ जाओ मुझे बचा लो, आ जाओ मुझे बचा लो। ये इनके बच्चों की ताने दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं इन बच्चों ने, इन घर वालों ने अपने मर्दों को कहा होगा कि कब तक तुम चुप करके बैठे रहोगे। कल जब तुम इलेक्शन में वोट लेने जाओगे लोगों से, तो लोग तुमसे पूछेंगे कि जब महंगाई में मर रहे थे तुम इमरान खान का साथ क्यों दे रहे थे। ये लोग उनसे पूछेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि भाई ऐसी हुकूमत के साथ रहना मुनासिब नहीं है आइंदा के लिए। ठीक है खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी जमातों के जलसे और मुमकिना तसादुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है जिसके तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। अच्छा, सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तसव्वुर भी किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है।
अब सदारती रेफरेंस पर समात 24 में, जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं वकला के जरिए पेश हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने जब आर्टिकल 66 का हवाला देना चाहा तो चौधरी साहब जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको टोका बकायदा और ये कहा कि ये आर्टिकल ये तो पार्लिमानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और फिर चीफ जस्टिस ने बार के वकील से कहा कि आप बार के वकील हैं, आपका इस अमल से क्या ताल्लुक है, क्या कहेंगे आज की इस कार्रवाई पर आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस की या जस्टिस मुनीब साहब की, ये बहुत ज़बरदस्त थी। आपके प्रोग्राम में भी और इससे पहले मैं कई प्रोग्रामों में ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या हमारी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल होती हैं, ये ऐसी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होती। इसमें इनका रोल बुनियादी तौर पर वकला की नुमाइंदगी का होता है और ये वकला की नुमाइंदगी जब तक कोई ऐसा मामला जो बराह रास्त वकला से मुतल्लिक ना हो, ये मुदाखलत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ 1 साल के लिए होती है और बार काउंसिलें जो होती हैं वो 5-5 साल के लिए होती हैं। बार काउंसिलें जो है वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और बार एसोसिएशन जो हमारे डे टू डे मामला होते हैं उनके लिए होती हैं। और उसमें ये जो काम अब आ गया है, इससे पहले कभी था नहीं। हर इदारा हमने देखा कि उसे करप्ट किया गया है, उसको खरीदा गया है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पहली दफ़ा हमने ये देखा, इससे पहले हमारी बार काउंसिलें जो थी, बार एसोसिएशन जो थी, उनका रोल ये होता था कि बड़ी मुश्किल से कोई शख्स जो था वो हुक्मरान भी अगर होता या लीडर ऑफ द अपोजिशन होता तो वो बड़ी मुश्किल से उसे ये मौका मिलता कि वो जाके हमारी एसोसिएशन में खिताब कर सके। और खिताब में कोई ऐसी बात जो है वो सबके लिए एक ही बात होती थी। लेकिन अब ये जो काम हो गया है, ये किसी सूरत में कोई इख्तियार, कोई मैंडेट डॉक्टर साहिबा इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास नहीं है कि वो जाकर अदालत में, या इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान बार काउंसिल, वो तो वो काम कर रहे हैं जिसका उनके पास मैंडेट नहीं है। अब सारे लोग जो है जिनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है वो इस बार एसोसिएशन का हिस्सा है, हम अरकान हैं और हमारे वोटों से लोग मुंतखब होते हैं। उन्हें कोई इख्तियार या हक ये पहुंचता नहीं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। और आपने ये देखा डॉक्टर साहब, इससे पहले इन्होंने ये किया कि बाकायदा ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है आसर बून, उनके साथ आजम वजीर तारड़ साहब, वो बाकायदा उनके मेंबर हैं सेनेट के, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। अब ये और इन्होंने बाकायदा इस प्लानिंग के तहत पहले जो प्रोग्राम किया लाहौर में, उसमें भी इन्होंने नवाज शरीफ का खिताब करवाया और उससे बिल्कुल तमाम जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान सब मौजूद थे और उस मौके को इस्तेमाल किया गया एक सियासी एजेंडे को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि सारा मैं समझता हूँ उसके अखराजात भी मेरी राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किए। तो उसके बाद फिर इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और आज ये दूसरी पिटीशन है। और मुझे यूं लगता है कि उनका हर मामला जो है, जब तक ये बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के लिए हर काम बार के फोरम से करना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है उनका चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स कि कम अज कम कोई तो, हम तो इन्हें कह रहे हैं बार बार कि भाई आप अपने जरा गौर करें कि इस तरह आप इदारे को तबाह करने पर तुले हुए। लेकिन पहली दफा बेंच की तरफ से जब इन्हें ये थोड़ी बात आई है तो मेरे ख्याल शायद इनके लिए ये बात एक बहुत ज्यादा एक अलार्म हो। अच्छा चौधरी साहब, ये आज समाअत के दौरान ये जो बार के वकील ने स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने और कौमी असम्बली का इजलास देर से बुलाने पर जो दलाइल दिए हैं, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, आपकी राय जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो किरदार है इस सारे मामले पर, हुकूमत ने भी एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार अपोजिशन के साथ ना खड़ी हो, और ये छोटा एतराज़ नहीं है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत बड़ा एतराज़ है और इसकी बड़ी हैसियत है। उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बतौर इदारे के मुतासरा फरीक नहीं है कि और पार्टी नहीं है, ना ये पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती है, ना ये हुकूमत की नुमाइंदगी करती है, ना ये अपोजिशन की नुमाइंदगी कर सकती है। ये तो वकला की नुमाइंदा बॉडी है। इसलिए जहाँ तक ये बात स्पीकर के रोल के बारे में भी मैं आपको एक अर्ज कर दूँ
ये एक लफ्ज जिसे फोर्स मेजोरे कहते हैं ना, कि कोई चीज ऐसी जो आपने एक एग्रीमेंट किया है, ये एक कानून आपने बनाया, लेकिन उस पे आप अमल दरामद नहीं कर सकते किसी वजह से, और वो वजह गैर मामूली हो, यानी जिसमें कोई ऐसी खौफनाक चीज या अनफोरसीन चीज आ जाए जो सामने, जिसकी वजह से उसे ऐन वक्त तयशुदा उस वक्त के मुताबिक ना किया जा सके, तो वो कोई इनवैलिड नहीं हो जाती। और पार्लियामेंट में भी अगर इस तरह आइन, अच्छा चौधरी साहब, वक्त की आपने बात की तो वक्त कम है, 2 मिनट है मेरे पास, बल्कि डेढ़ मिनट है, तो मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी सदारती रेफरेंस की मैं बात करना चाहूंगी इस हवाले से। मेरा सवाल ये कि 2 सवाल हैं जो कि बहुत अहम है कि क्या जो मुनहरिफ जो अराकीन है उनका वोट गिनती में शुमार होगा या फिर नहीं होगा, और इस हवाले से जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जी आर्टिकल 63A में जो नाअहली है उसकी मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे जो अराकीन है वो ताहयात नाअहल होंगे? इन 2 सवालों पर मैं आपका कानूनी तजिया चाहूंगी। जी, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। ये जो नाअहली है, ये नाअहली नहीं होती बुनियादी तौर पर, क्योंकि ये तो एक सेशन से, यानी उनको आप डिसमेंबर करते हैं, डीसीट करते हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने वो फ्लोर क्रॉसिंग की है, और आर्टिकल 63A(1) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसके फौरी बाद वो हमेशा के लिए नाअहल नहीं होते, नाअहली का लफ्ज ही नहीं आता इसमें, डीसीट होते हैं, और उसके फौरी बाद वो आज़ाद हैसियत में या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ के आना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इसके अलावा आपका सवाल दूसरा जो था, जो वो सवाल जो है, थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दें कि वो क्या था, मैं थोड़ा सा ज़हन में नहीं रहा। ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट गिनती में शुमार होगा चौधरी साहब या नहीं होगा? डॉक्टर साहबा, जब वोट कास्ट हो गया ना, तो वो तो शुमार होगा, वहां वोट के ऊपर लिखा नहीं जा सकता कि हाजा हराम, यानी वोट ने तो कास्ट हो, जब कास्ट किए हुए वोट जो है वो तो काउंट होने हैं। इसलिए हाँ, अलबत्ता ये जो तशरीह करवाने के लिए गए हैं, ये बजाय डॉक्टर साहब आधा मिनट आपके पास है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसकी इसलिए जरूरत है कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की जो लेजिस्लेशन की लेजिस्लेटिव इंटेंट थी लेजिस्लेचर की, कि क्यों वो चाहते थे, मकसद ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए मुल्क के अंदर। और अगर ये इस्तदलाल मान लिया जाए अपोजिशन का कि नहीं जी पहले तो वोट कास्ट करें जी, कत्ल होने के बाद जुर्म की सजा होगी, भाई ये कत्ल को रोकने के लिए भी तो कोई तरीकेकार होना चाहिए ना। जब एक बंदा कह देता है कि जी मैं वोट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसने इंटेंट अपनी शो कर दी, जबकि वो उस पार्टी के टिकट पर मुंतखब होके आया जिसके सरबराह को वो वोट नहीं देना चाहता। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल का। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।